साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों आज मैं हूं जिंदल के पास और मुझे यहां पर जो है आज जो कार्यक्रम होने वाली है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2026 कार्यशाला है यहां पर। और उस कार्यशाला में मुझे ड्यूटी है, मैं यहां पर ड्यूटी निभाने आया हूं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आज के इस कार्यशाला में क्या-क्या होना है। मैं आपको बता दूं कि साइंस को जो है बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से कार्यक्रम चलाई जा रही है और ये कार्यक्रम होता रहता है। तो ये जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2026 का जो कार्यशाला है, इसमें बहुत सारे विषय जो हमारे विज्ञान से संबंधित हैं, एग्रीकल्चर हैं, और भी बहुत सारे विषयों पर चर्चाएँ होंगी और बातें बताई जाएँगी। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा सभी जो कार्यक्रम होंगे और जहाँ पर जो जानकारी दी जाएँगी उनको छोटा-छोटा क्लिप आपको कवर करके दिखाऊँगा। क्योंकि ऐसा होता है कि पूरा कार्यक्रम को कवर करना बहुत मुश्किल होता है और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट एंड स्वीट दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं और देखते हैं अंदर ऑडिटोरियम में जो है, और ये रायगढ़ का जिंदल ऑडिटोरियम है जहाँ पर ये कार्यक्रम अभी होने वाली है। तो चलते हैं। तो साथियों ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये ऑडिटोरियम है। तो यहाँ ऑडिटोरियम यहाँ है अंदर और हम लोग इसी में चल रहे हैं अभी। मैं आपको दिखाऊँगा वहाँ क्या कुछ हो रहा है। पूरे कार्यक्रम जो है 11 बजे से 3 बजे तक संपन्न होनी है और चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर ये हो रहा है। तो मैं ऑडिटोरियम में घुस चुका हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो ऑडिटोरियम है जिंदल का ऑडिटोरियम, और यहीं पर भी संपन्न होने वाली है राष्ट्रीय विज्ञान बाल विज्ञान कांग्रेस। और ये सर लोग सब आ रहे हैं, इधर बैठते जा रहे हैं सब। और इधर भी मैं आपको दिखाता हूँ, इधर की मैडम लोग इस तरह जो है सभी आ रहे हैं। और मैं जो कार्यक्रम होना है अभी सामने, तो स्टार्ट तो हुई नहीं है। जो भी कार्यक्रम अभी होंगे मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। जोरदार ताली के साथ उसके पश्चात ताली। इसके पश्चात मैं लाभेश सर को आमंत्रित करूंगा प्रीति मैडम का स्वागत के लिए मैं ज्योति पटेल मैडम को आमंत्रित, हम सर जी का स्वागत के लिए मैं भोई सर को आमंत्रित करूंगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, समय निकाल के आए हैं, बहुत मेहनत करके पीपीटी बनाए हैं, मेहनत अभी दिखेगा। स्वागत के लिए उसके इनका स्वागत मैं खुद कर रहा हूं और मुझे मेरे एक बार कहने से सर आए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपके विज्ञान विभाग आभारी रहेंगे। सभी का धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। और मैं बीएल गुप्ता सर। चलिए ठीक है, स्वागत होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो यहाँ कोई पार्टी से संबंधित नहीं है, है ना। इस बात को मैं भली भांति आप लोगों को अवगत करा दूं। तो चलिए देखते हैं, लेट किया हूँ, कुछ अपने तरफ से जोड़ा हूँ। इसमें कौन बच्चे थीसिस या प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इनकी दो कैटेगरी, 10 से 14, याद रहे दिसंबर 26, 14 साल से ऊपर होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो सीनियर कहलाएगा। तो दिसंबर 26 मतलब 14 साल से नीचे होना चाहिए, तब वो जूनियर कहलाएगा। लेकिन 10 साल से कम है तो भी नहीं लेगा वो, है ना। सबसे पहले तो मैं श्यामा मैडम को खड़े कर रहा हूं, खड़े होइए, जोरदार ताली बजाइए। जिला के लिए पहले बच्चों का रजिस्ट्रेशन किए हैं, बहुत बहुत आभारी है विज्ञान विभाग इनका। अब मैं दूसरा, स्थानीय समस्याओं पर शोध आधारित अध्ययन। अब ये कैसा शोध किया जाए भाई, ऐसे कौन से छोटे छोटे मौसमी फल हैं जो सड़ जाते हैं और वो सड़ने के पश्चात विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, विकार हो जाता है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार का विकास। हम यहाँ आए हैं तो आप साइंस टीचर हैं, ये कैसा बना है ये ऑडिटोरियम, ये हमारे मन में आना चाहिए। इतना बड़ा पिलर लगा है, ये लगा है, वो लगा है, तो ये वैज्ञानिक सोच है। अपने दादा के लिए हर बच्चा मतलब उस बच्चे को 200 रुपया एक वॉकर का रॉयल्टी मिल रहा है। तो अर्निंग ग्रोथ, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण। मतलब आपको पता है कि को कूटते थे तो धान कूटने का एक हमारे पुराना यंत्र रहता था। आज हमारे बच्चे को पूछेंगे तो नहीं जानेंगे, तो हमको वीडियो बताना पड़ता है, यूट्यूब में जाकर, है ना, बताना पड़ता है। ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला दैनिक जीवन की सामग्री हो गई है सभी के लिए। तो प्यास लगी है, हमको नहीं पीना है, थर्मस में लेके आएंगे, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन कोशिश करें वो पर्यावरण के अनुकूल हो, प्रकृति और संसाधनों का संरक्षण हो, नेचर। कि आज जंगल कट रहे हैं, काटने वाले को भी है, वो जंगल 200 साल के पहले जंगल है, उसको हम काट रहे हैं, उसके एवज में हम वृक्ष लगा रहे हैं। तो क्या वो उतने बड़े जंगल के लिए भैंसा भैंसी, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में सब बोलते हैं, क्या हमारे शहर के बच्चे जो रोड में देख रहे हैं तो देख रहे हैं, लेकिन मान लो उसको नहीं, तो आज से 100 साल बाद जब हमारे नाती पोती के बच्चे होंगे तो शेर कैसा होता है फोटो में बताना पड़ेगा। ऊर्जा के इतने सारे, ऊर्जा में आज त्राहिमाम हो रहा है। वो तो भला हो पूर्व सरकारों का जो परमाणु समझौता हुआ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, अन्य ये सारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। जल, वाटर कंजर्वेशन, ये नाली के द्वारा वहां डंप हो रहा है कोई तालाब में। मैं लाभेंद्र सन सर को आमंत्रित करूंगा। ठीक से बजाइए ताली। माँ सरस्वती के सरस्वती वंदना के लिए सभी साथ साथ गाते हुए श्रीमान डीएमसी महोदय स्वर्णकार जी, साथ में हैं वर्मा सर जी प्राचार्य एवं समस्त आज आए हुए ट्रेनिस, व्याख्याता, शिक्षक, सभी माँ सरस्वती के वंदना को दोहराते हुए, सरस्वती वंदना जो शिक्षा की देवी है उनको याद करते हुए बहुत ही सम्मान के साथ सभी ने माँ सरस्वती की वंदना को खड़े होकर दोहराते हुए कार्यक्रम में दर्शन दें और इस कार्यक्रम पर रोशनी डालने की कृपा करें। जोरदार ताली के साथ। धन्यवाद कमलेश जी। पहले तो इतने महत्वपूर्ण काम के लिए उपस्थित हमारे बीच उपस्थित सभी हमारे विद्वान और विदुषी लेक्चररगण जो विज्ञान विषय से संबंधित हैं, हम आज यहाँ इस सदन में इसलिए उपस्थित हैं कि नेशनल चिल्ड्रन कांग्रेस की गतिविधियों को कैसे मजबूत कर सकें। देखिए, कार्यक्रम दो तरीके के होते हैं और जीवन जीने के भी दो तरीके हैं। यदि हम कार्यक्रम को यहाँ हाल में बैठे हुए उन व्यक्तियों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो वे इसलिए सिर्फ आए हैं कि लिस्ट में कमलेश का नाम जोड़ दिया है और मजबूरी थी, डीओ के साइन हो गए हैं और उसमें आना मेरी मजबूरी थी। यदि ये पाबंदी यदि किसी व्यक्ति को लग रही है तो मेरी ओर से स्वतंत्रता है कि वो व्यक्ति अभी भी जा सकते हैं। नेशनल चिल्ड्रन कांग्रेस इंस्पायर अवार्ड
साइंस क्लब, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, कबाड़ से जुगाड़, साइंस फेयर, ये कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो एक साइंस के लेक्चरर को वजन प्रदान करती है। यदि हम सिर्फ इसलिए नौकरी कर रहे हैं कि हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए, उससे मेरे बाल बच्चों की परवरिश अच्छे से होनी चाहिए, मेरे घर में एक बढ़िया 4 व्हीलर होना चाहिए और अच्छा 2 मंजिला एक घर हो जाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि 60 साल के बाद आपकी सोच, आपकी समझ और आपका आत्मविश्वास तीनों इतना कमज़ोर हो जाएगा कि आप समाज में किसी को कुछ गाइड करने लायक नहीं रहेंगे। इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से तब हमारा ये कार्यक्रम सफल होगा। इस प्रकार से भरे बारिश में आपका यहाँ आना सफल होगा, भूखे प्यासे इस हॉल में बैठना सफल होगा, अन्यथा यह एक शासकीय आयोजन होकर रह जाएगा। बता पाता हूँ, और यदि मैं इसके साथ न्याय नहीं कर पाता हूँ तो शायद मेरी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। जानवर भी पैदा होता है, मस्त 2 टाइम खाता है, अच्छा मोटा हो जाता है और किस दिन कहाँ मर जाता है, उसका कोई इस समाज में स्थान नहीं। आप में बहुत पोटेंशियल है, यदि आपकी क्षमता का उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, कमलेश जी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारी कमी है। तो आज इस सेमिनार में मैं चाहूँगा हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कमलेश जी को कि आपके दिमाग में वो इतना एनर्जी भर दें, इतनी उत्साह भर दें कि हर टीचर कम से कम 1 या 2 प्रोजेक्ट, कम से कम 1 या 2 प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्यक्रम में लेके आएंगे। और डिस्ट्रिक्ट लेवल का कार्यक्रम जिस दिन होगा आप मुझे सारा काम छोड़ के बुला लेंगे, ठीक है। इनका एक शिकायत था, मैं आपको उस बात को जिक्र करना जरूर चाहूँगा। ये 2023 में कोरोना के जस्ट बाद आपने किसी भी कार्य को करने से पहले अगर पुस्तक के ज्ञान को बताने के बजाय आपके पास जो चीज़ है उसको बता के बच्चों को आप आसानी से उसको समझा सकते हैं। अब मेरे सब टीम में जिस प्रकार से एक कचरा है जिसको सब लोग, जो कचरा कुछ लोग के सामने दिखता है और कुछ लोग के दिमाग में भी रहता है, उस कचरा को आपको किस प्रकार से अच्छे से मैनेज करके बच्चों को समझाना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस रूप में दिखा सकते हैं। तो मैं जो थीम ली हूँ उसमें हमारे जैसे कि आज है 32 NCS वाला जिसमें 3, 2, 5 होता है, तो मेरा R5 है जिसमें आपका जिस प्रकार से कार्य करने के लिए रीयूज है, जो सबसे पुनः उपयोग करने की चीज़ों का है, और उसके बाद है रिट्राइव जिसके अंतर्गत में हम कर सकते हैं कि किस प्रकार से पुनः प्राप्त कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, और किसी की पूरा रचना या रीडिजाइन कैसे की जा सकती है उनके बारे में, और रिसाइकलिंग। तो जिस प्रकार हमें अभी गुलाब मिला तो उसको हम उस गुलाब को आपके सामने एक अगर बच्चा को आप ये समझाना चाहेंगे कि प्रोजेक्ट बनाना है तो तुरंत नाम मतलब नहीं करने के लिए पूरा मना कर देता है कि मैं नहीं करूँगा बोल के। अभी मेरे साथ हुआ कि मैं फॉर्म इसलिए पहले भरी कि मैं बच्चों को ये दिखाना चाह रही थी कि फॉर्म भरना, वो लोग मेरे को बोले कि फॉर्म भरने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस लगता है, क्योंकि इससे पहले मैंने भरा था, मेरी बच्ची का सिलेक्शन भी हुआ था, वो गई थी रीतू डन से ना, तो उसका ये कहना था कि मैं फॉर्म भरने में ना क्या होते हैं जाके बहुत सारी चीज़ उसमें अपडेट करना है। तो मैं बोली ऑनलाइन फॉर्म है, थोड़ी देर में हो जाएगा। 2 मिनट लगा ऑनलाइन फॉर्म भरने में। और मैंने जो सब्जेक्ट लिया था वो मैं कमलेश सर का थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हम लोग पढ़ाते हैं पर्यावरण, जिसमें स्कूल में उसका कुछ भी मतलब पढ़ाई नहीं करते, आखिरी में प्रोजेक्ट बनवाते हैं और उससे हम उस प्रोजेक्ट को लेके वो क्या बोलते हैं एक फाइल में करवाते हैं और उससे बच्चों को बोलते हैं या पौधा ले आओ और आखिरी में उसका प्रेजेंटेशन दे दो और चले जाओ बोलते हैं। तो बच्चे का ये होता है दिमाग में कि उसको किस प्रकार से हम करें बोल के उतना ही रहता है। तो मैं इसी टॉपिक को जो हमारे सब थीम है उनको बच्चों को बांट दी हूँ, ताकि जो ग्रुप है उनका क्या करेंगे, 5 और 6 का जो ग्रुप है वो क्या करेंगे उसको बना के रेडी रख सकते हैं उसको, ताकि उनका EVS का भी आपका हो जाएगा, उसके साथ साथ वो बनाने के जो तरीके हैं उनके साथ वो करते जाएंगे। इसको हम उसको क्या कर सकते हैं, अगर हम उसका प्रबंधन कर सकते हैं तब हमारा कचरा प्रबंधन में आएगा। और इसकी सामग्री बहुत सारे हम रख रखाव के आधार पर कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी चीज़ को निपटाने का कार्य है, किसी चीज़ को करने का कार्य है, तो हमारा 5R जो है बेस्ट, हमारे पास एक ऐसा चीज़ होता है जिसको हम आसानी से कर सकते हैं और उसके उद्देश्य को लेकर बच्चों को समझाने से लेकर उसको करने से और उसके नहीं करने के भी कारण उसके क्या हो सकते हैं उसको हम आसानी से बता सकते हैं उनको। अपशिष्ट संघनन जिसमें कचरे को दबाकर छोटा करना है। फिर है बायोगैस का उत्पादन कंपोस्ट खाद में,
जो कि सबसे ज़्यादा बायोगैस जनरेशन में इसका चल रहा है। फिर आता है केचुआ, किसान का जिसको मित्र कहा जाता है, एक वर्मी कंपोस्ट के कंपोस्टिंग में हम इसको ले सकते हैं। फिर दूसरा इसमें नेक्स्ट डायग्राम सर, ये कृषि अपशिष्ट के उपयोग हैं जिसके आधार पर हम किस प्रकार के हमारे जो एग्रो वेस्ट एप्लीकेशन है उसका यूज कर सकते हैं हम। तो ये बायोगैस है हमारा, जिसका बायो फर्टिलाइजर आपके चमड़ा उद्योग में जो प्रयोग हो रहा है वो है, और मांस का दिखाया गया है, मीट का किस प्रकार से एग्रो वेस्ट में प्रयोग कर रहे हैं हम, एल्कोहल प्रोडक्शन में, फ्यूल में, फास्फोरस, पल्प और कागज में। ये है इसका कचरे के स्रोत की जांच करना है, जिसके आधार पर हम कंपोजिशन ऑफ वेस्ट के बेस पे कर सकते हैं इसको। प्रति व्यक्ति के कचरा उत्पादन में इसके कार्य को करेंगे हम, और इसका कचरे का सबसे ज्यादा है आपका रिसाइकलिंग पोटेंशियल। आपको कुछ भी करके बच्चे को आखिरी में ये बताना है कि रिसाइकलिंग के प्रोसेस को किस प्रकार से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ डाटा, इसके बहुत सारे आप देख सकते हैं, संरक्षण, रचनावाली करके, अवलोकन करके, प्रयोग करके, दस्तावेज में, रिकॉर्ड में, इनके आधार पर आप इसको समझा सकते हैं। अब आता है फाइबर कम करना, लेकर कचरा कम करने की जो रणनीति है उसका विकास कर सकते हैं। शहर में कचरे की संरचना का भी अध्ययन कर सकते हैं इसमें, और यहाँ पर डाई और त्याग के बीच दोनों है उसको भी अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आता है रीयूज, जो कि हमारे सेकंड सेक्शन में आता है, हमारा सेकंड पॉइंट है, जो कि चीजों को फेंकने के बजाय ये जो अभी ई वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में किसी को कोई संशय या शंका या प्रश्न पूछना है तो आमंत्रित है, माइक आप तक पहुंच जाएगा। आपसे बता रही थी, एक्चुअली समझ में तो आ गया है कि आपको उस विषय पे आपका जो बनाया हुआ था उसको आपने बताया कि हमको किस तरह से बताना है, उसका एक सैंपल आपने दिया हमको। आप लोग किस प्रकार से बना सकते हैं, मैंने सैंपल दिया, अभी तक मैंने उसमें बनाया नहीं है। मैंने कहा ईवीएस में जो हम रहता है उसमें खोजते हैं कि हम क्या प्रोजेक्ट दें उनको जी। तो इस प्रकार से हम टॉपिक जो आर्काइव है उसके हम किसी भी चीज़ को लेकर बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। यह होगा कि हम अपने थीम के सब थीम पर किस तरह से काम कर पाएंगे। आपने उसका एक अच्छा हमें यहाँ पे मार्गदर्शन दिया है, तो हम आगे निश्चित तौर पर आपके बताए हुए मार्गदर्शन को फॉलो करेंगे और बनाएंगे अपना प्रोजेक्ट। थैंक यू। इस बात में अभी बता रही थी, वो किसी मामले में आपसे बहुत ज़्यादा होती है, मैं उनसे कम नॉलेज है, वो चूँकि काम की है इसमें एक्सपर्ट हो गई है और वो आपका गाइड कर रही है। इसलिए मैंने ये सोचा कि आपके पास कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो जरूर उनसे पूछें। हम आपस में लेक्चरर में जब एक दूसरे से सवाल करने में हम लोग कंफ्यूजिंग करेंगे तो सीखेंगे भी। आप इस बात को समझिए। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि मैंने जब प्रोजेक्ट बनाया था तो मैं भी फिजिक्स वाला था और मेरी डिजीज भी फिजिक्स वाला था। हम लोगों को जब कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तब मैं जशपुर जिले में पोस्टेड था। उसमें एक बायोलॉजी का एक थीम था, उसमें था कि मेडिसिनल प्लांट इन लिमिटेड एरिया। हम लोगों को फिजिक्स वाले बहुत सारी चीज़ों में फिजिक्स वाले होने के बावजूद समझ में नहीं आई। फिर चूँकि रुचि थी, हम लोग फुलफुलिया भाजी खाते हैं, करमत्ता खाते हैं, धनिया पत्ती खाते हैं, पुदीने की पत्ती खाते हैं। जब इस पर हम लोगों ने विचार किया तो हमारे आसपास ही 25-50 ऐसी पत्तियाँ थी जो मेडिसिनल प्लांट के रूप में काम करती हैं। वो चाहे आप पैनाम का साग ले लो या मुर्गे की पत्ती ले लो। हमने उसमें काम करना चालू किया और आपको बताऊँ कि हम लोग जब उसमें काम चालू किए तो ऐसा लग रहा था कि फिजिक्स वाले हैं, बायोलॉजी का काम है, खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन बात यह भी आता है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है। मैं इस साइंस के मन से ये बताना चाहूंगा, जो मेरे को E4 एक थीम जो मिला है, इस थीम के जरिए ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होता, ये जानते हैं। और E4 जो उसका पिलर है, ये स्लोप मेरा इसी में है, इसी से हम और डिस्कस करेंगे। E4 का मतलब है एक्सप्लोर, मतलब खोज या अन्वेषण करना, एक्सपेरिमेंट प्रयोग करना, इन्हेंस उस पे संवर्धन करना और इन्वॉल्व इसका मतलब उससे विकास करना।
कोई भी प्रोग्राम चलता है तो खासकर नेशनल बिल्डिंग के बारे में, तो सबसे पहला जो यूनिट होता है वो होता है हमारा स्कूल, विद्यालय। यहीं से शुरू होता है हमारा कार्यक्रम। अब ये ऊर्जा से संबंधित मैं ये बताना चाहूंगा कि ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है वो पूरा वही ऊर्जा है। एक माहौल, ऐसा माहौल दीजिए जिसमें सही रास्ते पे जाए। कहने का मतलब ये है, जैसे अब हम लोग जैसे ये वैकल्पिक व्यवस्था जो है और क्या क्या हो सकते देख रहे हैं कि हम अपने घर के ऊपर में देखें सोलर पैनल लगा रहे हैं। ये जो कोयले, पेट्रोलियम, क्या ये वैकल्पिक व्यवस्था है। न्यूक्लियर एनर्जी ये भी है, जो वेस्ट मटेरियल से भी हम यहाँ ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। मैं ऊर्जा की खोज कर रहा हूँ, कहाँ ऊर्जा है इसके बारे में। जैसे हम लोग जैसे पढ़ाते हैं बच्चे लोगों को कि हम सब का मेन जो कार्य क्षेत्र है वो सबका स्कूल श्री डीएमसी सर को प्रदान करें। पर इंस्पायर अवार्ड और इस प्रकार के जो साइंस एग्जीबिशन होते हैं उसमें शामिल होते रहते हैं। आज एक अच्छा अवसर है कि हम जो है इस मुद्दे पर यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे, सबसे पहले श्यामा मैडम ने वेस्ट मैनेजमेंट पर, फिर उसके बाद जो है दर्शन सर किया है जिन्होंने जो है एनर्जी पर, E4 पर जो है चर्चा किया, और अब मुझे जो है आमंत्रित किया गया है कमलेश पटेल सर जी के द्वारा वाटर कंजर्वेशन या फिर जो है जल संरक्षण पर मुझे बोलना है। तो आप सब बच्चे रेडी हैं? बीच जो है एक उत्साह का माहौल होना चाहिए, तब जो है हम तो चाह रहे हैं बच्चों को डिलीवर करना, वो ग्रहण कर पाते हैं। सीरियस मोड में कोई भी चीज आसानी से ग्रहण नहीं की जा सकती, क्योंकि सीरियस जो है वही होता है, हम बोलते हैं कि जो हॉस्पिटल में मौजूद होता है किसी कारण हॉस्पिटल में वही सीरियस होता है। सीरियस मोड में नहीं रहेंगे हम, थोड़ा सा हल्का फुल्का मजाक के मूड में या फिर जो है मन को हल्का करने, ताकि हम जो बताना चाह रहे हैं, जो जानना चाह रहे हैं, वो हम आसानी से सीख सकें। वाटर कंजर्वेशन ये मेरा टॉपिक है। तो आप सब लोग जानते हैं कि ये जो जीवन है इसकी शुरुआत भी जल से हुई थी, और जो हमारा पृथ्वी है हरा भरा, वह जल के बगैर अधूरा है, जीवन संभव ही नहीं है। और आप सब लोग जानते हैं कि जल जो है हमारे पास सीमित मात्रा में है, संसाधन सीमित है। वैसे तो बोला जाता है कि पूरा पृथ्वी का 70% 75% जो है जल से बना हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा जो पीने योग्य पानी है वो बहुत कम मात्रा में। अधिकांश पानी क्या है? खारा है। समुद्र का पानी जो होता है वो खारा होता है। कुछ जो जल है वो हिमबर्फ के रूप में है, और 1% ही लगभग वो जल पीने योग्य है, जिसको हम जो है इस्तेमाल कर पाते हैं। और इसलिए ये जो जल संरक्षण है ये सोचनीय विषय है, और इस पर हम चर्चा करेंगे। हम जिला कोऑर्डिनेटर श्री कमलेश पटेल सर जी से निवेदन करेंगे कि वो उनको जो है सम्मानित करेंगे स्मृति चिन्ह देकर। बल्कि पूरा भारत में ये अग्रणी विद्यालय के रूप में जाना जाता है। जोरदार तालियों से सर का हम अभिनंदन करेंगे और धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे कि बीच में डिस्टर्ब नहीं करना था, क्योंकि अभी फिर दूसरा काम रहेगा। तो जहाँ तक हॉल की बात है, जब भी कोई आवश्यकता हो तो आप भविष्य में भी ले लें, बस हमारे स्कूल का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। और अपने रायगढ़ जिले को
जो भी इंस्पायर विज्ञान से संबंधित चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको जान के बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हमारे रायगढ़ जिले को जो इंस्पायर मानक अवार्ड है, जो नेशनल लेवल पे चुना गया है हमारे सिंह को, तो उनको काफ़ी तरह से उनको जो अवार्ड तो मिलेगा, लेकिन जब हम रायगढ़ ज़िले की बात करते हैं, मैं आप लोगों से ना इतना पहले से जुड़ा हुआ 2000 साल से कि जो आपके उस समय के जो DO पांडे साहब होते थे, तो शायद अब नहीं रहे, ऐसा मैंने सुना था कुछ दिनों पहले, तो उनके साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना और ये वो सब हम लोग शुरू से करते हुए आ रहे हैं। बताने का उद्देश्य ये है कि उसने एक ऐसी प्रेस बनाया है, आयरन प्रेस, वो बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया है कि जैसे उसमें एक उसने बटन जैसा बनाया है कि जब उसका उपयोग ना कर रहे हो, क्योंकि प्रेस को ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि कोई बच्चे जो रहते हैं सामान्य रूप से वो जल जाते हैं कभी कभी प्रेस से, तो उसने उसमें एक फ्लिप प्लेट बनाया हुआ है, वो ऐसे घूम जाती है, तो जो गर्म हिस्सा रहता है उसका थोड़ी देर के लिए वो अंदर चला जाता है, उसके कारण उसमें। तो मैं इतने वर्षों में बहुत सारे काम मैंने किया, जैसे ये ऑडिटोरियम का भी निर्माण हुआ है, मेरा विषय खुद का फिज़िक्स रहा, तो फिज़िक्स विषय होने के कारण सपना क्या रहता था कि कुछ लोग हम जैसे जो लोग थे वो इंजीनियर बनना चाहते थे 1984-85 में, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिला के जो सीटों की संख्या थी जो जनरल कैटेगरी के लिए उपलब्ध थी, हालांकि रिजर्वेशन भी 50% नहीं था, फिर भी जो उपलब्ध सीटों की संख्या थी वो 350 से कम थी। आज 350 जो सीट है वो हमारा जो OPJU का जो कॉलेज है उसी में अकेले में 350 की सीट है। तो आप सोच सकते हैं कि छत्तीसगढ़ कंबाइंड यदि हम देख लें तो लगभग 8-9 हज़ार सीट्स जो है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट की और NIT और IIIT यदि सारे को मिला लें तो उतनी सीट उपलब्ध है। अब आप सोच लीजिए कि एक बार संयुक्त मध्य प्रदेश में भले जनसंख्या आधी रही हो, लेकिन जो सीटों की जो संख्या थी वो 25 से 30 गुना कम थी। अगर हम पैसे लूज कर रहे हैं तो जिंदगी में कुछ नहीं खो रहे हैं, एक तरह से ऐसा है। लेकिन अगर हम हेल्थ को खो रहे हैं अपना, तो हम बहुत कुछ खो रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में आप अपने जीवन के लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व कीजिए, काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि वर्तमान दुनिया ऐसा हो गया है कि लोग पैसे के पीछे इतने भाग रहे हैं कि वो हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मीन्स पैसे उनके पास ज़्यादा हो जा रहे हैं एक समय के बाद, लेकिन वो पैसे के साथ साथ और वो कुछ कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, BP, हाई कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारे ऐसे हेल्थ इशू जो है उनके साथ आ जा रहा है, लाइफ स्टाइल डिजीज जो है आ जा रहा है। ये है या आपका स्वास्थ्य है, आपके पास सब चीज है, करोड़ों का संपत्ति है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अगर खराब है तो वो करोड़ों को संपत्ति को उपभोग करने के लिए आप ही नहीं रहेंगे, तो वो फिर वो संपत्ति भी व्यर्थ है एक तरह से। मीन्स ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अब हमारा हेल्थ डायरेक्ट डिपेंड है हमारे फूड पार्टिकल्स पर। हम फूड पार्टिकल जो कंज्यूम करेंगे वो फूड पार्टिकल ही हमारे हेल्थ सिचुएशंस को जो है डिसाइड कर रहा है। अब ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है अगर हम लोग देखेंगे तो अभी इंडिया में ये ऑब्जर्व किया गया है कि हर 3 में से एक कैंडिडेट जो है किसी न किसी प्रकार के माल न्यूट्रिशन से जो है सफर कर रहा है। कम है तो आपका बोन का जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगा, आपका जो बोन का स्ट्रेंथ है, बोन का जो रिजिडिटी है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, और एक सर्टेन पीरियड के बाद जो है आप वो स्ट्रेंथ फील नहीं करेंगे जैसा अभी कर रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं कि प्राचीन काल से जो भोजन का त्याग किया जा रहा है कि हम भरपेट ना खाएं, हम आयुर्वेद की तरफ जाएं। अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो उसमें जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जा रहा है। खान पान में हम शाम होने के पहले खा लें। तो जो हमारी प्राचीन परंपरा है, किस प्रकार से हमारी भारतीय प्रणाली के साथ, विज्ञान के साथ हम सतत विकास कर सकते हैं, इसी क्षेत्र को मैं हाईलाइट करूंगी। तो मेरा सबसे पहले आप सभी से निवेदन होगा कि हमको गौरव होना चाहिए अपनी भारतीय परंपरा के ऊपर, और इसी वैज्ञानिक सोच को हम कैसे आगे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले मैं यही बात करूंगी कि जो हमारा प्राचीन वेद है, ज्ञान है, उसको हमको आगे लेकर बढ़ना है। इससे क्या फायदा है? हम प्रकृति की ओर जुड़ेंगे, समाज प्रकृति की ओर जुड़ेगा। और सबसे बड़ी मैं ये बात करूं कि अगर हम इसका उदाहरण लें तो 2000 साल पहले कल्लनी बांध जो था वो बहुत ही प्राचीन है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि अभी तक वो बांध कार्य कर रहा है और पत्थरों से मिलकर बना हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन इंजीनियरिंग है, ये बहुत ही बेस्ट नमूना है आज के लिए कि हम उससे कैसे प्रेरित होकर आगे बढ़ सकते हैं। आगे जब हम देखते हैं कि किस तरीके से, सर नेक्स्ट स्लाइड करिएगा, आगे जब हम देखते हैं कि कितने क्षेत्र हैं जो आपको सामने बहुत ही अच्छी पिक्चर दिख रही है। छत्तीसगढ़ की भारतीय ज्ञान परंपरा जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जनजाति ज्ञान परंपरा है, बस्तर कला शिल्प, साथ ही पारंपरिक कृषि, लोक संगीत, प्रकृति संरक्षण, पारिस्थितिक ज्ञान, पारंपरिक आहार, पारंपरिक वास्तुकला, साथ में हमारी पारंपरिक चिकित्सा। तो इन सब पद्धतियों को लेकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हमको तो बच्चों के मन में रिसर्च, शोध डालना है, लेकिन मैं आपको प्राचीन समय में लेकर जाना चाहूँगी कि प्राचीन परंपराओं में कैसे प्राचीन सभ्यता में लोग रहते थे, स्वस्थ थे, और हम उनको किस प्रकार से बच्चों में शोध के रूप में डाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा प्लीज। आप देख सकते हैं कि हम सोच रहे हैं कि अभी हम बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि हम पिछले समय की बात करें कि किस प्रकार से यूज़ किया जाता था। तो आप देखते अभी भी गांव में, मतलब बहुत पुराने क्षेत्र में ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि अभी हम न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि पैरे को ढक दिया जाता है खेत पर। तो पैरे को क्यों ढका जाता है? कि भूमि में नमी बनी रहे और साथ में खरपतवार जो है ज़्यादा उग सके। और आप कोरोना काल में चले जाइए तो आपने देखा था कि कितनी सारी हम मेडिसिन खा रहे थे, स्टेरॉइड्स खा रहे थे, उसके साइड इफेक्ट थे, लेकिन जब हम गिलोय का यूज़ किए तो वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल था। तो क्यों ना हम उसको आज से जोड़ें। तो आप इसके लिए भी शोध का विषय दे सकते हैं कि इसमें शोध का विषय क्या होना चाहिए। आज की जो हमारी जीवन शैली है, हमारी लाइफ स्टाइल है, उससे जो बीमारियां हैं, जो हमारी पारंपरिक पद्धतियां हैं, जैसे कि काढ़ा बना के पीना या औषधियों का यूज़ करना, तो टुडेज मेडिसिन एंड जो हमारी ओल्ड टाइम में मेडिसिन के लिए जो हम पद्धति यूज़ करते थे, मेडिसिन तो यूज़ नहीं करते थे, औषधि यूज़ करते थे, काढ़ा यूज़ करते थे, तो दोनों किस प्रकार से बेनिफिशियल है। और मैं ये ज़रूर आपसे बोलना चाहूँगी, बहुत सारे टॉपिक डिस्कस हुए, मुझे तो लग रहा है कि जो छूट गया, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मेरे लिए, जो हम टीचर्स हैं जो गाइड करेंगे, कि जो भी चीज़ हो उसमें ये होना चाहिए कि बच्चों का नॉलेज उभर के आए। हम कहीं से किसी रिसर्च को पकड़ लिए, कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिए, ये ना होने की बजाय हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि कोई नई चीज़ बच्चों के बीच में आए और बच्चे अपने लेवल से करें। सारी चीज़ें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करते हैं वो राइट होती है, जब स्टेट लेवल पर जाते हैं तो हमारा कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, वहाँ पर ओरिजिनलिटी, आपका डाटा, इन चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड करेंगे प्लीज़। वास्तुकला की बात करें, वास्तुकला बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे मैं बस्तर की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि पौराणिक जो परंपराएं चली जा रही हैं, जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, बहुत लेवल तक अभी भी जुड़ी हुई है। जैसे घोटुल, उस पर बहुत रिसर्च की गई। घोटुल के लिए जो घर बनाए जाते हैं बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। वो स्पेसिफिक इसलिए होते हैं क्योंकि वो ठंड के समय गर्मी, गर्मी के समय ठंड का एहसास करते हैं। नेचुरल चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, मिट्टी,
बने, तो क्यों ना हम उसे, आप इसमें शोध का विषय पुराने मकान थे उनमें किस प्रकार का थर्मल कंफर्ट, तापमान का जो नियंत्रण होता है किस प्रकार का, जैसे मैंने रिसेंटली, शायद आपने भी देखा, न्यूज़ में नहीं देखा था मैंने, इसलिए मैं उस न्यूज़ को ऑथेंटिक किस लेवल पे बोलूँ, लेकिन ज़्यादा बढ़िया कि लोग घरों पे नहीं रह पा रहे हैं, लोग सड़कों पे रह रहे हैं। और एक वीडियो भी उसी में मैंने देखा था कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ किस में हो रही है, लोगों की लाइन लग जा रही है पंखे खरीदने में। वहाँ पर घर ऐसे बनाए जाते हैं, मैक्सिमम घर पत्थरों के बने हैं, तो उसमें ये बताया जा रहा था कि इस प्रकार से घर को बनाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ही कर एक अच्छे से, और उसमें पूरी चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी जो आपकी टॉपिक है, और उसमें कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं कि बच्चे इसमें करेंगे तो इस प्रकार की समस्या आ सकती है। हमारे डाटा एनालिसिस होंगे तो आसपास वो जाके सर्वे करें, और अगर कहीं से आप कुछ डाटा उठा रहे हैं आप उसको भी क्लैरिफाई करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्थायित्व के लिए शिल्प तकनीकी के बर्तन बन रहे हैं, और गोदना है, सिल्क आभूषण है, और फेमस है चापा रायगढ़ कोसा के प्रोडक्ट के लिए। तो बहुत से कोसा से जो चीज़ें बन रही हैं या दूसरे प्रोडक्ट से चीज़ें बन रही हैं, उसको भी एक रिसर्च की वे पे लिया जा सकता है। क्वेश्चन हमारे ऊपर आता है ना, तो कैसे लिया जा सकता है। हम मैक्सिमम जो बैन चीज़ें हैं, प्लास्टिक के पैकेट्स यूज़ करते हैं, बोला जा रहा है पेपर यूज़ करिए, क्लॉथ यूज़ करिए, तो आप यहाँ पर रिसर्च का विषय ले सकते हैं कि प्लास्टिक सिंथेटिक पार्ट जो कि बाजार की में उपलब्ध है, उसकी बजाय हम इको फ्रेंडली शिल्प की चीज़ें, हैंड प्रोडक्ट चीज़ें यूज़ करें, जिससे हमारा खाद्य भी उपवर्ग जो आपके कोर्स में भी रहता है, बच्चों को पढ़ाते भी है ना, तो उनको कहा जाता है सेपरेट एरिया जो रहता है जहाँ पर प्रतिबंधित होता है कि आप किसी प्रकार के पेड़ पौधों को काट नहीं सकते। एक फेस्टिवल बहुत से होते हैं, जैसे अभी कमिंग फेस्टिवल आ रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे ही जैसे आप सभी को स्वीकार करना चाहिए। अगर स्वीकार होगा आपको तो आप अपने लिए ताली बजाइए, थोड़ा कम ताली बज रहा है, अच्छा सा बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो हमारे साथ सहयोग किए हैं उनको स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं श्री BL गुप्ता सर, APC मैडम, मिश्रा मैडम, DK वर्मा सर, आप सभी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। ज़्यादा नहीं, 15 मिनट का समय है, 15 मिनट में हम लोग वाइंड अप करेंगे। करेंगे ना चैलेंज हम नहीं, एक अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। इस स्मृति चिन्ह में आप बैठ कर सम्मानित करेंगे। सर बधाई हो मैम, थैंक यू। मतलब प्रथम रजिस्ट्रार को नहीं बोल सकते, जो पंजीकृत किए हैं अपने स्कूल के लिए जोरदार ताली बजा। BL गुप्ता सर को मैं आमंत्रित करूंगा। नेक्स्ट सम्मानित करने के लिए सारे मुख्य अतिथियों से गुजारिश करूंगा कि उनका सम्मान करेंगे। ये हमारे YouTube चैनल में है, सहानी सर करके लिखेंगे तो ये पहले लेक्चरर थे, बाद में हेडमास्टर बने हैं प्राथमिक का, और ये बहुत सक्रिय है। मेरे विज्ञान का जो गणित दिवस खर्चे में मनाया गया था वो पूरे देश विदेश में प्रचारित हुआ है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ सबसे। अभी परीक्षाएं होंगी, उस परीक्षाएं में ना जाने हमको पीछा
हाँ इधर इसके बाद लुंगा ब्लॉक तैयार रहेंगे, उसके बाद धर्मनगर। हाँ 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 ले तो बच्चों को लेके जाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मन मेजबान है कि मेहमान है रायगढ़ हत्ती का। साथियों, आज का जो कार्यक्रम था राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2026-27 का बहुत ही अच्छा रहा। आप लोग ने पूरा वीडियो देखा होगा और वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कैसा लगा बिल्कुल कमेंट बताइएगा। इस कार्यक्रम में प्रमुख जो भूमिका थी हमारे बड़े भैया जैसे हैं हमारे कमलेश पटेल जी, इनका पूरा भूमिका रहा है और ये अपने बारे में पूरा बता चुके हैं, वीडियो में सुने भी होंगे। मैडम श्रीमती किरण जी हैं एपीसी हमारे जिला के, और इन लोगों का भी बहुत बड़ा पूरा सहयोग रहता है। इनके मार्गदर्शन में पूरे जो है कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। हमारे डीएमसी भी चले गए स्वर्णकार जी, उनका भी पूरा योगदान रहता है। जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा को लेकर पूरी जो है व्यवस्थाएं लोग करते हैं और बहुत ही अच्छा रहता है। अभी तक के कार्यक्रम हमारे रायगढ़ जिला के बहुत ही अच्छा होते आ रहे हैं। बढ़िया लग रहा है मैडम, आपको कैसा लगा मैडम? यहाँ आप बताइए। आज राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर हुआ और मुझे यहाँ सम्मिलित होकर के बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा कार्यक्रम हमेशा रायगढ़ जिले में होना चाहिए और कमलेश सर के द्वारा जो इस कार्य को किया गया है बहुत ही सराहनीय है। इसके द्वारा विद्यार्थियों में जरूर जिज्ञासा उत्पन्न होगी और भविष्य में हमारे बच्चे नई सोच नई उमंग के साथ हमेशा इस तरह के कार्यक्रम में इन्वॉल्व होंगे। और मैं तो पर्सनली चाहती हूँ कि हमारे रायगढ़ जिले का नाम इसी तरह के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ता जाए। सर धन्यवाद मैडम। विज्ञान को लेकर सारे बच्चे सजग हो जाएं, सारे शिक्षक हो जाएं, यही हमारी सबकी इच्छाएं हैं ना सर। आप भी कैसा आज ये जिला स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान शिक्षकों का कार्यशाला था, जिसमें प्रत्येक विकास खंड से 35 के तहत टीचर आए थे, जिसमें कुल टीचर 250 थे और हमारे आयोजन समिति का जो थे वो 20 थे। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय कुछ कारणवश आने के इच्छुक थे, लेकिन कलेक्टर महोदय के द्वारा कुछ विभागीय कार्य होने के वजह से नहीं आ पाए और हमारे डीएमसी सर आए, श्री आलोक स्वर्णकार और किरण मैडम और हमारे पूरा शिक्षा विभाग, समग्र शिक्षा विभाग, सभी हमारे 7 विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिनके निर्देश में उनके मातहत कार्यरत शिक्षक और व्याख्याता यहाँ उपस्थित रहे। मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में हमारे साहनी सर, जिन्होंने आज सारे रिपोर्टिंग की सारे कार्यक्रम का, और हमारे साथ में जितने भी मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रधान सर हो, अनुपमा मैडम हो, और जितने भी हैं लाभेश सर हैं और जितने भी सर हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, जिसमें आप सभी का सहयोग के लिए शुक्रिया और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, जैसा कि आप लोगों ने पूरा कार्यक्रम देखा है, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं एजुकेशनल चैनल जो है ये मेरा है, इसमें मैं बहुत कुछ एक्टिविटी दिखाता हूँ, खासकर अभी जब मैं अपनी संस्था में हूँ। तो बिल्कुल जो है जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों से लेता हूँ विदा। आप लोगों का दिन अच्छा हो, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें हमेशा की तरह। और आज का जो कार्यक्रम था विज्ञान को लेकर, तो हम सब कोशिश करें कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करें। हमारे आने वाले विद्यार्थी विज्ञान पर रुचि लें और अच्छे अच्छे कार्य करके दिखाएं
और हमारे क्षेत्र को और क्षेत्र के साथ प्रदेश को, प्रदेश के साथ हमारे देश को आगे बढ़ाएं। हमारा देश का नाम जो है विश्व में चमकने लगे, ऐसा हम विज्ञान पर काम करें। ठीक है सर? धन्यवाद सर। तो बाय बाय आप लोगों को।